विभाग ए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु सही विकल्प चयन करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक। 16 नंबर के ऑप्शन वाले आएंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक सूचना का है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, या इसका आंसर आएगा NSSO द्वारा एकत्रित की गई सूचना। दूसरा है, जर्मन शब्द स्टैटिक्स सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गोटफ्रीड एलेन एकेनबॉल ने। ओके, तो इसका आंसर सी आता है। तीसरा है, संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणामों के लिए महारथियों में से निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका आंसर आता है ऑप्शन बी, लाप्लास। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बराबर असाइनमेंट की, और इसके साथ साथ में आपको पूरा अकाउंट और स्टेट का कोर्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चौथा देखते हैं, गणितीय सांख्यिकी के स्थापक के कौन थे? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा, कार्ल पियर्सन थे। और पांचवा देखते हैं, सूचनादाता के निजी लक्षण संबंधी पूरक सूचना प्राप्ति हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति योग्य है? ऑप्शन बी आएगा, सीधी जांच। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुणात्मक सूचना का है? इसमें से आएगा ऑप्शन ए, आवक के कम, मध्यम और उच्च ऐसे वर्ग। पाठ 2 देखते हैं, तो पाठ 2 में हमारे पास है, पहला है, वर्गीकृत सूचनाओं की उप सूचनाओं को तुलना हेतु कौन सी उपयोगी है? तो इसमें से आएगा क्या आंसर आएगा? उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वृत्तांश आकृति है आएगी। दूसरा देखते हैं, किसी एक विस्तार में रहने वाले लोगों के व्यवसाय और उनके अध्ययन संबंधित दी गई सूचना को वर्गीकृत करने की पद्धति को कहते हैं? तो ऑप्शन ए आएगा, इसका कोष्ठक रचना कहते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आएगा, परिवार के बालकों की संख्या। ओके, चौथा है, निम्नलिखित वस्तु की दैनिक मांग विषयक की अवर्गीकृत सूचना को वर्गीकृत करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण। संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चल है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आता है, व्यक्ति की मासिक आय। छठा है, सतत आवृत्ति वितरण में वर्ग की लंबाई अर्थात क्या? तो ऑप्शन सी इसका आंसर आता है, वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बिंदु अधः सीमा के बीच अंतर। पाठ 3 देखते हैं। पाठ 3 में हमको देखने को मिलेगा, सूचना के अवलोकनों के महत्व को ध्यान में लेकर के कौन सी औसत ज्ञात की जा सकती है? तो ऑप्शन आएगा डी, भारित माध्य ज्ञात की जा सकती है। दूसरा है, माध्य की कीमत किस परिवर्तन से बदलती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, उद्गम बिंदु यानी मूल बिंदु और माप के परिवर्तन से। तीसरा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आदर्श औसत का लक्षण नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, अलग अलग निर्देशकों के लिए अलग अलग कीमत। चौथा देखते हैं, खुले छोर वाली आवृत्ति वितरण के लिए औसत का योग्य माप कौन सा है? इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, मध्यस्थ आता है। इसको माध्यक को क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। ओके, मध्य से ना, तो माध्यक बोलते हैं। ओके, पांचवा है, जब माहिती के अवलोकनों का महत्व समान हो तब कौन सी औसत प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, समांतर माध्य आता है। समांतर माध्य आता है। ओके, समांतर माध्य इधर है ना, 11वीं माध्यक बोलते हैं 10वीं में, और मध्य का बोलते हैं 11वीं में। ओके, मध्य का आएगा इसकी जगह पे। ओके, छठा है, दिए
चल के अवमूल्यों को क्रम में गठन करने से एक निश्चित स्थान पर आए अवलोकन का उपयोग करके किसका मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, माध्य का। माध्य का, ओके, ऑप्शन बी। 7वां है, निम्न में से किस परिवर्तन में माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, खुले छोर के वर्गों हो तब। खुले छोर के वर्ग हो तब। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान असत्य है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, माध्य दिए सूचना के अवलोकन को दो भागों में बांटते हैं। 9वां देखते हैं, 9वें में क्या आएगा? तो 9वें में है, किस औसत पर अति बड़े व अति छोटे मूल्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, समांतर माध्य पर। 10वां देखते हैं, 50 अवलोकनों के समूह में मध्यिका अर्थात क्या? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, 25.5वें अवलोकन का मूल्य। कैसे क्या करेंगे? यहाँ पर माध्य बराबर ये लिखना है, ये क्या आएगा यहाँ पर 25 2 से भाग करेंगे, इस तरह से ज्ञात करते हैं। 50 प्लस 1/2, तो कितना आएगा? 25.5 आता है। ओके, इस तरह से ज्ञात करते हैं। 11वां है, जब चल के मूल्य समान रीति से विपरीत न हो तब सामाजिक प्रश्नों में, धंधाकीय प्रवृत्तियों में तथा खेती विषयक अभ्यास के लिए उपयोगी माप नीचे में से कौन सा है? तो 11वें का आएगा ऑप्शन डी, सभी आता है। 12वां देखते हैं, नीचे दिए गए किस परिस्थिति में बहुलक ज्ञात करने के लिए आच्छादित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में, यानी सतत आवृत्ति वितरण समान वर्ग लंबाई हो तब और सतत आवृत्ति वितरण में असमान वर्ग लंबाई हो तब भी। पार्ट 4 देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास में पार्ट 4 के अंदर? तो दिया है, अंतिम अवलोकन का न्यूनतम प्रभाव होता है ऐसा अपकिरण का कौन सा माप है? इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, चतुर्थक विचलन आता है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माप इकाई मुक्त है? तो दूसरे का आता है डी, चलनांक आता है। तीसरा देखते हैं, तो अपकिरण के कौन से माप में अवलोकनों एवं उसके माध्य के अंतर के मानांक लिए जाते हैं? ऑप्शन ए आता है इसका आंसर, औसत विचलन आता है। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विस्तारांक का है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, x माइनस एक्स एल बट्टे में x प्लस एक्स एल आता है। 5वां देखते हैं, एक चल x का माध्य 5 और प्रमाप विचलन 2 है। यदि y बराबर 3x प्लस 4 हो तो चल y का माध्य व प्रमाप विचलन कितना होगा? इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, आंसर आता है 19 और 6। छठा है, सूचना के अवलोकन के इकाई में दर्शाता अपकिरण का माप कौन सा है? इसका आंसर आता है इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, निरपेक्ष माप। 7वां है, अपकिरण के माप की तरह विस्तार कब उपयोगी होता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, अवलोकन में चलन अधिक न हो तब। 8वां है, चतुर्थक विचलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर सी आता है, अर्ध आंतर चतुर्थ विस्तार। 9वां देखते हैं, अपकिरण के किस माप में कुल विचलन ध्यान में लिया जाता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन 9 में आंसर आएगा, क्या हो सकता है? औसत विचलन इसका आंसर आ सकता है। 10वां देखते हैं, चलनांक के माप का सूचन करने वाले सांख्यिकीय शास्त्री का नाम दीजिए। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन आता है। 11वां देखते हैं, एक माहिती के लिए Q1 2/5 Q1 बराबर 2/5 Q3 है। यदि Q3 बराबर 40 हो तो चतुर्थक विचलांक कितना होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, 0.43 होता है। 11वां है, खुले सिरे वाले पार्ट 5 का
पहला है खुले सिरे वाले आवृत्ति वितरण के लिए विषमता का माप प्राप्त करने कौन सी पद्धति है, प्राप्त करने की कौन सी पद्धति है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा बाउली की। दूसरा है न्यायादर्श आधारित विषम आवृत्ति वितरण हेतु विषमतांक का मूल्य का विस्तार कितना होता है, कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है -1 से +1 के बीच में। तीसरा निम्न में से कौन सा परीक्षण विषमता का परीक्षण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आता है आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक दोनों ओर अवलोकन समान रूप से वितरित हुई होती है। चौथा देखते हैं निम्न में से कौन सी सम्मति आवृत्ति वितरण का लक्षण नहीं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा मध्यक बहुलक, यानी ये मध्यक मतलब माध्य। ओके, माध्य बहुलक की कीमत से अधिक बहुलक बराबर भूयिष्ठिक। बहुलक का मतलब क्या होता है, भूयिष्ठिक होता है, भूयिष्ठक होता है, बराबर। बहुलक यहाँ लिखा है ना, उसकी जगह पर भूयिष्ठिक लिख लेना। तो इसका आंसर बता दिया है। पांचवा है धन विषम आवृत्ति वितरण के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर है x बार ग्रेटर देन MO, यानी ये माध्यक और ये होगा हमारा भूयिष्ठक। छठा है ऋण विषम आवृत्ति वितरण और दूसरा इन धन विषम आवृत्ति वितरण में केंद्रीय स्थिति के कौन से माप का मूल्य सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, एक भूयिष्ठिक दूसरा माध्यक। सातवां है एक साधारण असममित आवृत्ति वितरण में माध्य माइनस मध्यिका यह माध्य और भूयिष्ठिक से कितना गुना हो सकता है। तो ये कितना गुना हो सकता है, तो 1/3, और यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। आठवां देखते हैं आवृत्ति वितरण में यदि Q3 + Q1 = 60 तथा M = 30 हो तो उसकी विषमता के लिए कौन सा विधान सत्य होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आता है आवृत्ति वितरण सममितता वाली है। 11वां देखते हैं 9वां देखते हैं यदि सूचना में भूयिष्ठिक अपरिभाषित हो तो सामान्य परिस्थिति में उसकी विषमता का विस्तार कितना होगा। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी -3 से 3 तक। 10वां है यदि m - x बार बराबर -1/2s हो तो j का मूल्य कितना होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आएगा 3/2। 11वां है आवृत्ति वितरण x का विषमतांक -0.99 और y का विषमतांक 0.90 हो तो कौन सा वितरण अधिक विषम गिना जाएगा। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, वितरण x अधिक विषम है। 12वां देखते हैं एक आवृत्ति वितरण में ऋण विषमता है तो आवृत्ति वितरण का मूल्य कितना होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है भूयिष्ठिक से कम। देखते हैं पार्ट 6 में। पहला है क्रमचय में किसका महत्व है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आता है क्रम का। दूसरा है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ऑप्शन ए आता है NCR = NCN-R। बी में देखते हैं तीसरा देखते हैं 0C2 6C0 + 6C1 + 6C2 + 6C3 + 6C4 + 6C5 + 6C6 का मूल्य कितना होगा। इन सब का टोटल कितना होगा, तो इनका टोटल होता है 2 की घात 6। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है, बराबर। तो जितनी भी मतलब यहाँ पर जो भी लिखा है उसकी घात इतनी होती है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर चौथा देखते हैं द्विपद वितरण में व्यापक पद कौन सा है। तो इसमें द्विपद में कौन सा पद हो सकता है, तो ये हो सकता है ऑप्शन बी TR + 1 = NCR XN-R और यहाँ पर है AR। ओके,
पाँचवा NPR की कीमत नीचे में से किसके बराबर होती है? तो पाँचवें का आंसर आएगा C, ये आएगा n कोष्टक में n-1 कोष्टक में n-2 डैश n-r+1 दिया हुआ है। n फैक्टोरियल अर्थात क्या? तो इसका आंसर आता है n फैक्टोरियल अर्थात क्या हो सकता है? तो छठे का आंसर ऑप्शन बी आता है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। ओके। सातवां है x + a की घात n के विस्तार का अंतिम पद बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, a की घात n। तो देखो ये वाला 8वां है और ये वाला 9वां है, आगे पीछे लिख गया, देख लेना। यदि प्रथम क्रिया m प्रकार से व दूसरे क्रिया n प्रकार से होती हो तो दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से करनी हो तो वे कितने प्रकार से हो सकती हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, m n प्रकार से। बराबर। अब इसको देखते हैं, 9वां है, वैसे 8वां है असली वाला। यदि किसी एक समूह में m भिन्न वस्तुएं और दूसरे समूह में n भिन्न वस्तुएं हो तो दोनों समूह में से किसकी एक वस्तु का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, इसका आंसर है m + n। 10वां देखते हैं, n+1 n की घात जो है n-1 है के विस्तार के कुल कितने पद होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए आता है n। ओके। 11वां है, NCR का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है n-r। 12वां देखते हैं, क्रमचय और संचय के प्रचलित संकेतानुसार निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, NCR = NPR बट्टे में R फैक्टोरियल। 7वां देखते हैं, का पहला है, 7वें का पहला, तो क्या दिया है? न्यायादर्श परिणामों पर से समष्टि के परिणाम प्राप्त करना, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, न्याय दर्शन का। दूसरा है, सरल यादृच्छिक न्याय दर्शन चयन करने की प्रचलित पद्धति बताइए। तो ऑप्शन सी आता है, लोटली की विधि। तीसरा देखते हैं, यादृच्छिक संख्या के कोष्टक सर्वप्रथम किस सांख्यिकी शास्त्री ने प्रसिद्ध किया था? ऑप्शन ए आएगा, pro-LHC टीपेक ने। चौथा है, किस प्रकार की समष्टि के लिए न्याय दर्शन पद्धति उपयोगी है? इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, शांत समष्टि के लिए। 5वां देखते हैं, समष्टि में से चयन किया न्यायादर्श कैसा होना चाहिए? तो 5वां है, ऑप्शन बी आएगा, पूर्वग्रह रहित। 6ठा है, किसी मॉल में अंदर आते प्रत्येक परिवहन की सुरक्षा कारणों से होने वाली जांच निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए आएगा, समष्टि जांच के लिए। ये 8वां है। ओके, आगे पीछे लिख गया है, तो ये 7वां नहीं, ये 8वां है। तो क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, सरल यादृच्छिक न्याय दर्शन में समष्टि की सभी इकाइयों को न्यायादर्श में चयन होने के समान मौके होते हैं। ये 9वां है, एक समष्टि में से पसंद किए न्यायादर्श में निम्न में से किसका समावेश होता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, समष्टि के मात्र 15 इकाइयाँ हों। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए है, समष्टि की सभी इकाइयों का। ओके। 7वां है ये क्वेश्चन, तो 7वां है, जैसे 9वां लिखा है पर लिखना रह गया था, इसके लिए, यदि समष्टि में छिपे आवर्तन अंतराल हो तो किस न्याय दर्शन पद्धति पर उसका प्रभाव अधिक होता है? तो ऑप्शन सी आएगा, पदिक न्याय दर्शन पर। 10वां है, यादृच्छिक संख्याओं के कोष्टक में से कौन सा कोष्टक का उपयोग अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन ए आता है, टीपेक का कोष्टक। 11वां देखते हैं, 11वां हमारे पास है, पदिक न्याय दर्शन कब योग्य है? तो ऑप्शन सी आता है, समष्टि
सभी इकाई किसी विशेष पद्धति से गठित हों तब। तो 12वां देखते हैं, समष्टि का योग पर प्रतिनिधित्व कौन से न्यायादर्श में कायम रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, स्तरित यादृच्छिक न्याय दर्शन पद्धति में। पाठ 8 देखते हैं, फलन यहाँ पर दिया है एफ बराबर ए गोज टू या रेस टू, जो भी आपको बोलना है, के लिए विस्तार हेतु नीचे का कौन सा विधान सत्य है? इसका आंसर आता है ऑप्शन, क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आता है, ए ऑफ ए बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स सदस्य ए। ओके, और यहाँ पर दो देखते हैं, यहाँ पर जी एक्स रेस टू वाई या गोज टू वाई, एक्स बराबर -1 और 0, वाई बराबर 2 4, जी एक्स बराबर 4 -2x पर से बताइए निम्न में से कौन सा विधान सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, जी को फलन नहीं कह सकते हैं। तीसरा दिया है, एफ ए गोज टू बी हेतु समुच्चय ए के कोई भी दो भिन्न मूल्यों के लिए फलात्मक मूल्य समान मिले तो उस संबंध को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, अनेक एक हल कहेंगे। चौथा है, एफ जेड -0 गोज टू एन और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात एक्स सदस्य जेड यहाँ माइनस का 0, यह किस प्रकार का फलन है? इसका चौथा का आंसर है ऑप्शन बी, अनेक एक फलन है। 9वां है, दो भिन्न फलन समान बने उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पर्याप्त है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ए और बी दोनों देख लेना, पढ़ लेना। छठा है, पी एफ ए गोज टू बी हेतु समुच्चय ए के प्रत्येक मूल्य के लिए समुच्चय बी के मात्र एक ही प्रतिबिंब मिलता हो, वह किस प्रकार का फलन कहा जाता है? छठा हो गया। छठा में हम लोग लिखते हैं सी, क्या आएगा? अचलन फलन हो तब। 7वां है, एक फलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? ऑप्शन सी, प्रत्येक प्रदेश की किसी भी भिन्न मूल्यों हेतु प्रतिबिंब भिन्न होना चाहिए। 8वां देखते हैं, एच ए गोज टू एन, ए बराबर अंग्रेजी लीप वर्ष एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के कुल दिनों की संख्या एक्स सदस्य ए हो तो फलन का विस्तार समुच्चय बताइए। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए 366 आता है। 9वां देखते हैं, सामान्य फलन के लिए शर्त नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, फलन का सहप्रदेश। 10वां है, एफ 2 3 5 गोज टू एन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 5 दिया गया है, जी 2 1 2 3 गोज टू एन जी ऑफ एक्स बराबर 3x + 2 हो तो एफ 3 और ये जी 3 की कीमत कितनी होगी? तो इसका आंसर आता है 10वें का ऑप्शन ए आएगा। वो पूरा करना सीखना हो तो हमने फलन का पूरा 1 से लेकर 9 तक हमने पूरी स्टेट का कोर्स पूरा कर दिया इस चैनल पे, तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 11वां है, फलन एफ ए गोज टू बी है, फलन का विस्तार और फलन का सप्रदेश हमेशा समान होता है, ये विधान की यथार्थता क्या है? इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आएगा, विधान सामान्यतः सत्य है। 12वां है, फलन प्रदेश की प्रत्येक कीमत के लिए यदि उसका प्रतिबिंब समान ही रहे तो उसे किस प्रकार का फलन कहते हैं? ऑप्शन बी आएगा, अचल फलन। तो इस तरह के सवाल हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो इसको भी देख सकते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2 की घात n + 1 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल कर दिए हैं। विभाग बी देखना, विभाग सी देखना, तो इस तरह के सवाल आपको आ जाएंगे। हमने सॉल्यूशन करके रखा है पार्ट 9 तक, ओके, पूरे किताब स्टेट की। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है 2। दूसरा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर 1 हो और S10 बराबर 40 हो तो प्रथम पद बताइए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ सकता है, क्या आएगा? 4। तीसरा है, गुणोत्तर श्रेणी 1/9 1/3 1 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 81 आता है।
चौथा है यदि x 10 माइनस 25 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की कीमत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आता है चौथे का ऑप्शन सी -4 आता है। पांचवा देखते हैं, यदि सामान्य गुणोत्तर मानांक के अंदर यह r और लेस देन 1 हो तो श्रेणी का सूत्र लिखो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन बी आएगा बराबर, ये वाला भी आएगा, ये सी है। ओके, तो एस एन बराबर ए कोष्टक में r माइनस 1 माइनस आर की घात n बट्टे में 1 माइनस आर होता है। अगर बड़ा होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान होता है, तो ये r आगे आ जाते, एक पीछे चला जाता, बस इतना ही। दोनों पे क्या आ जाता, r आगे आ जाता। छठा, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सामान्य गुणोत्तर b है तो n+1वां पद बताइए। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, ए बी की n घात। अब देखते हैं सातवां गुणोत्तर श्रेणी 1 वर्गमूल में 3 3 3 वर्गमूल में 3 खाली डैश का पाँचवा पद बताइए। इसका पाँचवा पद क्या होता है सातवें का, हम लोग देखते हैं तो ए होगा, ए ऑप्शन ए 9 होता है। आठवां है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर -1 और प्रथम पद -1 हो तो प्रथम n पदों का योग बताइए। तो आठवें का आंसर ए आएगा, 0 है। नौवां है, गुणोत्तर श्रेणी में आए 3 क्रमिक पद लिखो। तो इसका आंसर आएगा बी आंसर आएगा a/r, ए आर। दसवां है, यदि सामान्य गुणोत्तर ये दिया है r ग्रेटर देन 1 हो तो श्रेणी का सूत्र लिखो। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, SNA कोष्टक में r की घात n-1 r-1। 11वां देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी सूत्र पर से उसका श्रेणी सूत्र बताइए। तो ये इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर है Tn+1 बराबर Sn+1 - Sn। 12वां है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 3 कोष्टक में 2 की घात n-1 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।